हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एस.आर. रंगनाथन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इनके लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कैरियर की शुरुआत इन्होंने कैसे किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और इनको अवार्ड पुरस्कार जो भी मिले उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम इनके पुस्तक के बारे में देखेंगे, जो पुस्तक इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से बेसिकली आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो दिल्ली लाइब्रेरियन हो, केवीएस का है, या आप आने वाली वैकेंसी और किसी स्टेट में जो वैकेंसी आती है, या आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको इनके जीवनी से ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। और ये लेक्चर नंबर 1 है इस कोर्स का, यानी मैराथन बैच का लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो बैच है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और इसमें हम लोग इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम लोग एस.आर. रंगनाथन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और केवीएस, एनबीएस, दिल्ली लाइब्रेरियन, राजस्थान या बिहार लाइब्रेरियन, यूजीसी नेट, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको बस ज्वाइन मैराथन बैच करना है। आपको ऐप में नीचे देखेंगे स्टोर सेक्शन में जाना है, और आपको वहां पे मैराथन बैच पे क्लिक करके 599 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोड अप्लाई करना चाहते हैं तो LA100 आप कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 100 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। और ये आपको आने वाले कुछ समय में इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेमो वीडियो है, तो आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि क्या कंटेंट है और आप अपने प्रिपरेशन को कैसे एक धार दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैं एक समझाने के लिए बात बोलूं कि अगर आप चाहते हैं, ये सोच रहे हैं अगर आप कि मैं जब केवीएस वैकेंसी आ जाएगा तो मैं अपना प्रिपरेशन चालू करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि केवीएस के नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 45 डे का समय मिलता है। 45 डे में आपका एग्जाम हो जाता है। उस कंडीशन में ना आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे, ना हम उस समय पूरे इतने दिन में लेक्चर बना पाएंगे। तो इसलिए अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि उस समय आप रिवीजन मोड में रहेंगे। तो आपको 2 बार 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी और एग्जाम में अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, बेसिकली जो ये प्राइस है, ये सिर्फ जो फी है बैच का, वो सिर्फ ऐप का हैंडलिंग चार्ज है। आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बेसिकली हम बैच स्टार्ट करना चाह रहे थे लोग, तो हम लोग मिल के बैच स्टार्ट किए हैं ये। तो आपके लिए सिर्फ वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट बैच है और अपने प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक में। ये लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम आपको पता होगा कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया अगर कहा जाता है तो वो कहा जाता है रंगनाथन जी को। तो इनको भारत के पुस्तकालय विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए, इनका सबसे पहले फुल नेम की बात करते हैं तो इनका फुल नेम था सयाली रामामृता रंगनाथन। तो जो सयाली था ये इनका विलेज का नाम था, यानी इनके गांव के नाम था, जो तंजौर में पड़ता था। प्रेजेंट ये सिरकाली के नाम से जाना जाता है, सयाली जो जगह है, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। और ये राम मृता जो नाम है ये इनके पापा यानी फादर का नाम है, जो कि राम मृता अय्यर नाम था, और ये रंगनाथन इनका नाम है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा गया है कि जो इनके नाम में सयाली वर्ड है वो किस चीज को डिनोट करता है, उनके बिलोंग जहाँ से करते हैं वो, या इनके मदर नाम या इनके फादर नाम। तो इसलिए ये डिस्कशन किया गया है। इनका जन्म दिवस की बात करते हैं तो देखिए, इनका जन्म जो है यानी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 12 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था, और आपको सयाली में हुआ था। और 12 अगस्त इनका जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि इनका जो डॉक्यूमेंट था उसमें 12 अगस्त था, लेकिन ओरिजिनल में इनका जन्म 9 अगस्त 1892 को हुआ था। तो इनका जो स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, उसमें 12 अगस्त होने की वजह से भारत सरकार 12 अगस्त मानती है। इसी की वजह से 12 अगस्त जो आपका डेट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस दिन को लाइब्रेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। यानी भारत में 12 अगस्त को लाइब्रेरियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 अगस्त क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में 12 अगस्त दिया रहे ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं, 9 अगस्त दिया रहे तो आपको 9
पे आप आंसर करेंगे, क्योंकि उसमें 12 नहीं है ऑप्शन में। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे 12 अगस्त और 9 अगस्त, तो आपको 9 अगस्त को करेक्ट करना है। इसका कारण ये है कि रंगनाथन जी ने अपने जितने भी पुस्तक लिखा आगे जाके क्लोन क्लासिफिकेशन या जितने, उसमें उन्होंने ये चीजें मेंशन किया था कि उनका जन्म जो है 9 अगस्त को हुआ था। इसीलिए एग्जामिनर ये आपको चेक करेगा कि आपको ये डेट के बारे में पता है कि नहीं। लेकिन अगर आपको 9 अगस्त रहता नहीं है ज़्यादातर अगर केस में, तो आपको 12 अगस्त करेक्ट आंसर होगा। इनका जो डेट था वो 27 सितंबर 1972 ईस्वी बेंगलुरु में हुआ था, और इनको पद्म श्री 1957 ईस्वी में मिला था। उसके बाद इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से बात करते हैं, हालांकि इस टॉपिक से ये रिलेटेड नहीं है, फिर भी इसी टॉपिक में कवर होगा कि जो हम लोग देश में 14 टू 20 नवंबर को, यानी 14 से 20 नवंबर को बीच में हम लोग नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाते हैं। ये बेसिकली इसका मेन मकसद है कि पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना लाइब्रेरी के प्रति, और ये 1968 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। आपके भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने जाने लगा 1968 से। तो आपको ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जो हम लोग लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, क्योंकि ये रंगनाथन जी एक लाइब्रेरियन थे, तो इनके सम्मान में ये डे मनाया जाता है। तो ये आपको डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है। 12 अगस्त से आपको दे देता है स्टार्टिंग, यहाँ 12 अगस्त टू यहाँ पे, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये नवंबर में है जो लाइब्रेरी वीक है, नेशनल लाइब्रेरी वीक, और ये इनका जन्म जो है 12 अगस्त को है। 12 अगस्त को लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं इनके एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में। देखिए, इनका प्राइमरी स्कूलिंग जो थी ये सयाली में ही हुआ था, और ग्रेजुएशन इन्होंने बीए किया था 1913 में, इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, और एमए था मैथ से किया था इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास 1916 ईस्वी में। देखिए, इसलिए इन्होंने मैथमेटिशियन और लाइब्रेरियन भी दोनों बोला जाता है इनको। इन्होंने करियर का स्टार्ट जो था अपना, इन्होंने टीचिंग के रूप में किया था गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में मैंगलोर 1917 में तक उन्होंने ज्वाइन किया था, और बाद में जाके इन्होंने ज्वाइन प्रेसिडेंसी कॉलेज 1921 में। पहले ये मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे, बाद में ये मैथ पढ़ाते थे, ठीक। उसके बाद इन्होंने 1924 ईस्वी में, हालांकि ये चीज़ें थोड़ी सी ये इम्पोर्टेंट है, ये सब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक जीवनी हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। 1924 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज को जब छोड़ा, उसके बाद इन्हें चार्ज ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एज अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय लाइब्रेरियन का कोर्स नहीं होता था देश में, तो किसी को लाइब्रेरी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो इनको भी उतना ज़्यादा पता नहीं था। तो बाद में ये लंदन चले गए, और लंदन 1925 में वहाँ से आए, और 24 से 1925 तक वहाँ पे इन्होंने सीयर्स, आपको लाइब्रेरी के सेक्टर में उनका नाम आता है, उनका नाम था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, WCB सीयर्स। इनके ये गुरु थे लाइब्रेरी के क्षेत्र में, रंगनाथन जी के सीयर्स जो थे ये गुरु थे, और ये उस समय क्रियोडन पब्लिक लाइब्रेरियन, मतलब लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरियन थे, और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर भी थे। सीयर्स जो थे ये लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर थे, और इनके गुरु थे मेल्वी डेवे। तो ये एक सीरीज बन जाता है कि मेल्वी डेवे का शिष्य थे सीयर्स, और इनके शिष्य थे रंगनाथन जी। तो इनके पास रंगनाथन जी ने लाइब्रेरी के बारे में क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग कैसे किया जाता है ये सब सीखा, और फिर ये रिटर्न आए भारत। तो ये 1925 में ये रिटर्न आए भारत, और यहाँ पे इन्होंने मद्रास लाइब्रेरी में उसके बाद अपना वर्क किया, और क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में इन्होंने उस समय काम करना चालू किया। और ये इंडिया जब आए तो इन्होंने उसी समय त्रिमूर्ति अवधारणा दिया था, याद कर लीजिएगा, त्रिमूर्ति अवधारणा। ये त्रिमूर्ति अवधारणा जो थी, इसमें बेसिकली इन्होंने 3 पॉइंट का मेंशन किया था। पहला बोला था फर्स्ट में त्रिमूर्ति की रीडर यानी कि पाठक, दूसरा बोला था बुक यानी पुस्तक, और तीसरा पॉइंट दिया था स्टाफ यानी कि कर्मचारी। तो बोले थे किसी भी लाइब्रेरी के ये त्रिमूर्ति हैं,
मतलब कि रीडर, बुक और स्टाफ, ये तीन चीजें त्रिमूर्ति के रूप में अवधारणा दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि त्रिमूर्ति किसी भी लाइब्रेरी में त्रिमूर्ति कौन है, तो वो ऑप्शन देता है कि इसमें छाटिए कौन नहीं है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि रीडर, बुक और स्टाफ ये तीनों त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं किसी भी लाइब्रेरी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले मैं बता दूं, इसी त्रिमूर्ति का अवधारणा के बाद इन्होंने 1925 से 1928 तक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की भी रचना किया था। और उसी में इनका ये कंट्रीब्यूशन आता है आगे निकल के कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन्होंने दिया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। आगे जाकर क्लोन क्लासिफिकेशन जो 1933 ईस्वी में बुक पब्लिश इन्होंने किया था, तो क्लोन क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर कैटालॉगिंग 1934 में, यानी क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड। ये डेट आगे मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी बस थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। और 5 में रेफरेंस सर्विस एंड लाइब्रेरी की सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया था। देखिए, क्लोन क्लासिफिकेशन बुक जो लिखा था वो 1933 ईस्वी में, ये डेट इंपॉर्टेंट है 1933 ईस्वी में। और इसका अभी तक 7th एडिशन आ चुका है। और जो रंगनाथन जी थे वो सिर्फ 6th एडिशन तक ही इस बुक को लिख पाए थे। और बाद में 7th एडिशन जो था बाद में आया। जो ये 7th एडिशन था ये 1987 में पब्लिश हुआ था। और 6th एडिशन तक इन्होंने काम किया था 1960 तक। ये 1960 में आया था। और फर्स्ट जो एडिशन था वो 1933 ईस्वी में आया था। तो ये 3 जो ईयर है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लोन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन था वो किस ईस्वी को, मतलब 1933 में या 34 ऐसा ऑप्शन दे देता है कि कब इसे पब्लिश किया गया था। इस टॉपिक के ऊपर आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो 1933 ईस्वी में पहला इसका एडिशन था। और जो 6th एडिशन था जो रंगनाथन जी के द्वारा ही दिया गया था, ये आपका 1960 में था। और 7th एडिशन 1987 ईस्वी में आया। और जो फर्स्ट एडिशन था इन्होंने बेसिकली हिंदू फिलोसफी के ऊपर इन्होंने काम किया था। और आप देख सकते हैं कि 1933 में कुलन वर्गीकरण लिखा जो हिंदू दर्शन पर आधारित था। और ये इस कुलन वर्गीकरण को मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि इसका जो पब्लिश करने वाला जो संस्था था वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। बेसिकली क्या होता है, जो क्लोन क्लासिफिकेशन, बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तरह का ये हम पुस्तक का शीर्षक जो होता है, पुस्तक के शीर्षक को क्लोन विधि से एक क्लास नंबर असाइन करते हैं। और क्लास नंबर जो असाइन होने के बाद आप पुस्तक का एक आर्टिफिशियल नंबर दे देते हैं। और वो नंबर उस पुस्तक का व्यक्तित्व पहचान होती है किसी भी पुस्तकालय में। यानी कि किसी पुस्तकालय में व्यक्तित्व किसी पुस्तक की पहचान है, वो क्लोन क्लासिफिकेशन के द्वारा ही डिफाइन होता है। बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन मेन है पूरे वर्ल्ड में, एक तो डीडीसी और दूसरा क्लोन क्लासिफिकेशन। तो ये डीडीसी के बारे में हम लोग, और क्लोन क्लासिफिकेशन के बारे में जो आगे वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा आपको, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स मैं दे रहा हूँ कि क्लोन क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर आप एक बार और सुन लीजिए कि पुस्तक का शीर्षक को क्लोन विधि से एक कॉल नंबर यानी क्लास नंबर असाइन करते हैं। वो क्लास नंबर जो असाइन होने के बाद आप पुस्तक का एक आर्टिफिशियल नंबर देते हैं। ये खुद आप देते हैं, मतलब जो लाइब्रेरियन होते हैं वो देते हैं। और वो नंबर उस पुस्तक का व्यक्तित्व पहचान होती है किसी भी पुस्तकालय में। यानी ये हो सकता है कि आपका क्लासिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है, क्लासिफिकेशन का रूल, उसी पे हम लोग फॉलो करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी पुस्तकालय में एक पुस्तक का आर्टिफिशियल नंबर देते हैं जो उसका व्यक्तित्व पहचान देता है उस पुस्तक का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं जो क्लासिफाइड कैटालॉगिंग था, जो हमने यहाँ पे देखा था। क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड एक सूचीकरण की एक विधि है जो 1934 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था, यानी पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, उसके बाद इन्होंने लाइब्रेमेट्री 1948 में अवधारणा विकसित किया था जो लाइब्रेरी साइंस के आंकड़ों का अनुप्रयोग था एक तरह का। उसके बाद इन्होंने कुछ और काम किया, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये मद्रास लाइब्रेरी जो स्थापना हुआ था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके बाद इन्होंने मद्रास राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पास किया, मद्रास स्टेट। उसमें इन्होंने काफ़ी इनका योगदान रहा रंगनाथन जी का। तो ये एक इनके द्वारा काम किया गया था कि
यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में कौन सा स्टेट पहला ऐसा स्टेट है जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लाया। तो 1948 जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उसके बारे में एक टॉपिक बनेगा, वो हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी आप जान जाइए कि फर्स्ट हमारे देश का जो स्टेट है वो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट था, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसके पहले भी देश में लाइब्रेरी हुए हैं, लेकिन बेसिकली आज़ादी के बाद की बात की जा रही है। पहले जो यूनिवर्सिटी थी उसमें भी लाइब्रेरी हुआ करते थे, लेकिन जो ये एक्ट जो था मद्रास लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट, ये पहला ऐसा एक्ट था जो देश में पारित किया गया था। उसके बाद इनका काम और आपको यूनेस्को के द्वारा मिलके इन्होंने भारत में इंसडॉक की स्थापना किया था न्यू दिल्ली में। बेसिकली इंसडॉक जो है ये इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। बेसिकली देखिए डॉक्यूमेंटेशन जो सेंटर है या लाइब्रेरी है वो देश में बहुत जगह है। लाइब्रेरी में आपको जर्नल पुस्तक रखी जाती है बस, लेकिन यहाँ पे इंडियन नेशनल जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है इसमें कई तरह का रिसर्च पेपर वगैरह ये सब वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। तो ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना यूनेस्को के हेल्प से हुआ था। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बनते हैं कि इंसडॉक के मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है। और ये किसके मदद से ये इसकी स्थापना हुआ था, तो यूनेस्को की मदद से इसकी स्थापना हुआ था। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की भी शुरुआत की थी मद्रास यूनिवर्सिटी में 1931 ईस्वी में। तो इसके लिए भी इन्हीं को श्रेय जाता है लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का शुरुआत करने के लिए। और बेसिकली दिल्ली में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का शुरुआत इन्होंने ही किया था जब ये वहाँ पे वर्क कर रहे थे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1947 से आपको 1955 ईस्वी तक ये प्रोफेसर रहे थे वहाँ पे। तो इन्होंने 1947 ईस्वी में ही ये ड्यू में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का गठन किए थे। और उसके बाद 1948 में इनको जो वहाँ के वाइस जो चांसलर थे मॉरिस गैरवायर, उन्होंने फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इनको बोला था। उसके बाद से इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया बोला जाने लगा। और इनके बारे में बात करूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी इनका जुड़ाव रहा है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1924 से लेके 1945 तक बेसिकली वहाँ के लाइब्रेरियन थे। और उस समय तक इन्होंने लाखों बुकों को इन्होंने वर्गीकृत किया था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने वहीं पे जब बनारस में जब काम कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने एक बुक लिखा था। वो बुक का हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वो बुक का नाम था एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। 1945 में इन्होंने उस समय लिखा था। तो वो बुक हम लोग बाद में इनके पुस्तकें जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रोफेसर के तौर पे देखिए, वहाँ पे तो लाइब्रेरियन थे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया था 1947 से 1955 तक। और उसी 1947 से 55 के दौरान ही इन्हें 1948 ईस्वी में डीलिट की उपाधि दी गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तब इनके नाम के पहले डॉक्टर लगने लगा। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने DRTC जो है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर आपका 1962 में स्थापना किया था बंगलोर में। और इसका इनॉग्रेशन यानी कि CD देशमुख जी ने किया था। ये डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। और ये एमलिस भी, ये जो संस्था है एमलिस कराती है। अगर जो लोग बिलिस किए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं अगला साल एमलिस करना, या अभी बिलिस में वो कोर्स में ज्वाइन है और अगला साल उनका पास आउट होंगे और एमलिस करना चाहते हैं, तो वो फरवरी मंथ में यहाँ पे DRTC में आपको एमलिस करने के लिए फॉर्म निकलता है। आपको अप्लाई करना होगा। 19 टोटल सीट है, आप अप्लाई करके एमलिस कर सकते हैं वहाँ से। बेसिकली ये जो DRTC है ये प्रमोट करता है रिसर्च एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाता है। तो इसकी स्थापना भी का श्रेय और योगदान जो कहें मेन वो रंगनाथन जी का ही था। और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की शुरुआत 1949 ईस्वी में इन्होंने ही किया था। ये 47 से 45 तक 1955 तक 1947 से 1955 तक लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लाइब्रेरी साइंस के। तो उसी समय इन्होंने इस डिपार्टमेंट की स्थापना किया था 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके साथ साथ इनको लाइब्रेरी साइंस के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में भी नामित किया गया था 1965 में। और उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन जो होगा बुक का वो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5 लॉ ऑफ जो लाइब्रेरी साइंस था इन्होंने 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज
अन्नामलाई नगर में इन्होंने इस 5 नियम को तैयार किया था। और इसका बेसिकली अगर पूछेगा कि इन्होंने कब तैयार किया तो 1928 ईस्वी में। लेकिन ये डेट कम पूछता है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कब पब्लिश हुआ, तो 1931 ईस्वी में हुआ। और इस बुक का पब्लिकेशन जो था वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा आपको पब्लिश किया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पब्लिश मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1931 ईस्वी में किया था। और उसी के बाद आपको लाइब्रेरियनशिप कोर्स के बाद इसका नाम पड़ गया लाइब्रेरी साइंस। आगे जाके इसका जो कंप्यूटर की इसमें डेवलपमेंट हुआ तो इस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसका नाम पड़ा। और पहले ये लाइब्रेरियनशिप के नाम से जाना जाता था। शुरू में मद्रास यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस के लिए कोर्स कराया जाता था, बाद में उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं इनके ये एक ग्रुप है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यानी CRG। ये ग्रुप है जिसका ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसके चेयरमैन भी रह चुके थे 1950 से 62 तक। और ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन है ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन वर्गीकरण के लिए ये रिसर्च करता है। और ये संस्था ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पुस्तक ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील यानी लाइब्रेरी ऑन व्हील की जो कंसेप्ट था यानी मोबाइल लाइब्रेरी जिसे कहते हैं वो इन्हीं का कंसेप्ट था। रंगनाथन जी ने ही दिया था लाइब्रेरी ऑन व्हील का कंसेप्ट। इन्होंने बोला था कि जो लाइब्रेरियन प्रोफेशनल है वो जो लोग लाइब्रेरी तक नहीं आ सकते, जो एक्सेस नहीं है उनको लाइब्रेरी तक, यानी रिमोट एरिया है यानी पिछड़ा एरिया है थोड़ा सा शहर से जहाँ लाइब्रेरी नहीं है, उनके पास अगर लाइब्रेरी पहुंचाना हो तो आपको ये कंसेप्ट अपनाना होगा लाइब्रेरी ऑन व्हील। यानी उनके दूर दराज क्षेत्रों तक पेशेवर लाइब्रेरियन द्वारा लाइब्रेरी का सर्विस वहां तक पहुंचाना। उसके बाद ILA जो था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ और न्यू दिल्ली में। और बेसिकली ये इसका प्रेसिडेंट भी रहे 1944 से 1953 ईस्वी तक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ये प्रेसिडेंट भी रहे। और इसके साथ साथ ये चेयरमैन थे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शनल कमिटी ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली 1947 से 66 तक। तो बेसिकली ये आप ध्यान रखिएगा कि ILA का स्थापना में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। और 1933 में ILA का स्थापना हुआ और इसका ये प्रेसिडेंट रहे 1944 से 1953 तक। देखिए हो सकता है कि एक बार में आपको सभी चीज़ें याद ना हो, लेकिन आपको दोबारा देखना होगा अगर आपको याद नहीं होता है तो, या आप नोट्स बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म में अपने हैंडराइटिंग में ताकि आप उसे तुरंत से तुरंत रिवीजन कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं अवार्ड एंड ऑनर। अवार्ड और ऑनर में बेसिकली इन्हें राव साहिब का उपाधि जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही, उस समय इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी 1935 में। हम लोग को आज़ादी अभी नहीं मिला था, 47 नहीं हुआ था, 1947 के पहले की बात है। तो इनको राव साहिब का भी इनको उपाधि दिया गया था। तो ये एक इनका उपाधि था। उसके बाद भारत सरकार जब आज़ादी हुआ तो 1957 ईस्वी में पद्म श्री अवार्ड से इनको नवाजा गया। तो ये अवार्ड दो इनको महत्वपूर्ण हो जाता है कि राव साहिब किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा तो रंगनाथन जी को आपको करेक्ट मानना है। और 1935 में ये उनको उपाधि दी गई थी और पद्म श्री का जो अवार्ड है वो 1957 ईस्वी में दिया गया था। तो दो चीज़ें आपको ये चीज़ें याद रखना होगा। इसके साथ साथ जो इनको अवार्ड मिला था ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1970 ईस्वी में इन्हें मार्गरेट मैन अवार्ड से नवाजा गया था, यानी मार्गरेट मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1970 ईस्वी में। और इसके बाद एक भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में 30 अगस्त 1992 ईस्वी को इनको स्टाम्प जारी किया था, डाक टिकट जिसे कहते हैं डाक टिकट इनके नाम से जारी किया था 30 अगस्त 1992 ईस्वी में इनके सम्मान में। उसके बाद आपको मैंने बताया ही था FID के बारे में, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ था। और लाइब्रेरी में दो लोगों के नाम आपने सुना होगा, फॉन्टेन और ऑटलेट, पॉल ऑटलेट। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। तो बेसिकली इन्होंने एक अवार्ड एस्टेब्लाइज किया था और वो अवार्ड था रंगनाथन अवार्ड। और ये अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए
स्मृति में उनकी स्मृति में रंगनाथन जी के रंगनाथन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ये इस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और देखिए इनको 2 डीलिट की डिग्री इनको 2 जगह से मिला है। पहला तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1948 ईस्वी में मिला, और उसके बाद पीटर्सबर्ग, अमेरिका में पड़ता है ये पीटर्सबर्ग, वहाँ से 1964 ईस्वी में इनको ये अवार्ड मिला था पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से। इनको ये जो दोनों डीलिट था वो लाइब्रेरी सर्विस यानी लाइब्रेरी साइंस में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इनको ये उपाधि मिली थी, यानी ये डिग्री मिली थी। और उसके बाद जो इनको बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि आप बताइए कि इनको लाइब्रेरी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया या प्रिंस अमॉन्ग द लाइब्रेरियन यानी सभी लाइब्रेरियन का राजा किसने कहा था? तो उस समय वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1948 में मॉरिस गेवेयर, ठीक, मॉरिस गेवेयर। तो इन्होंने ये उपाधि इनको दिया था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ही फाउंडेड द शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस यानी SRELS। ये नाम आपको सुना होगा, आप कोई भी लाइब्रेरी साइंस के बुक पढ़ते हैं अगर रंगनाथन जी का, तो उसमें ये चीज़ें लिखी रहती है SRELS। बेसिकली ये जो संस्था है यानी कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये शारदा इनकी पत्नी का नाम है, सेकंड पत्नी। फर्स्ट पत्नी जो थी उनका डेथ हो गया था, उसके बाद उनकी सेकंड शादी हुई थी। तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, तो ये जो संस्था है ये बेसिकली जितने भी लेख हैं, जितने भी बुक हैं लाइब्रेरी साइंस में रंगनाथन जी के, उन सभी पे इसके पास कॉपीराइट का अधिकार है। तो इसीलिए ये संस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इसकी स्थापना इन्होंने ही किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के लिए, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये ऑप्शन में ये था, और पूछा गया था कि जितने भी रंगनाथन के द्वारा लिखा हुआ बुक है उसका कॉपीराइट किन संस्था के पास है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पास है, इंसडॉक के पास है, तो इस तरह ऑप्शन थे, DRTC के पास है या SRELS के पास है। तो इस तरह ऑप्शन थे, तो आपको SRELS सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए बुक की बात करते हैं। देखिए बुक तो इनको 60+ बुक इन्होंने लिखा है, और 1500 से 2000 के बीच में आर्टिकल्स है। तो सभी को पढ़ना ही बाद में हम लोग देखेंगे एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। लेकिन जो 10 to 11 इंपॉर्टेंट था, जिससे पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो उनको मैंने डिस्कशन यहाँ पे करूंगा। देखिए पहला बुक था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो 1928 ईस्वी में इन्होंने उसकी रचना की थी, लेकिन 1931 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। और ये पब्लिश करना था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पब्लिश किया गया था। और 1931 ईस्वी, आप ध्यान रखिएगा, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन जी द्वारा। और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जितने भी है, क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, ये सब एक अपने आप में एक टॉपिक है, एक बुक है। तो आगे हम लोग आने वाले वीडियो में सब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ नाम जानना है। क्लोन क्लासिफिकेशन 1933 ईस्वी में, देखिए ये CC इसको बोलते हैं, CC क्लोन क्लासिफिकेशन। और CCC आ जाएगा यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, ये 1934। बस याद रखने का एक ट्रिक है कि आपको क्लोन क्लासिफिकेशन 1933 और यानी CC, और CCC आ जाएगा यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, तो 1934 ईस्वी। तो ये ईयर आपको इंपॉर्टेंट है। और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक इन्होंने लिखा था 1935 ईस्वी में। और प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 ईस्वी में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग 1938 ईस्वी में। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 ईस्वी में। और क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 ईस्वी में। और उसके बाद फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1950 ईस्वी में। और क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 ईस्वी में। और हेडिंग्स एंड कैनोन्स 1955 ईस्वी में। तो आप देखेंगे कि एवरी ईयर ये बुक लिखते चले जा रहे थे। हालांकि और कुछ बुक है जो कि आप, ये जो गैप है वो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। 60+ बुक है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन जो ईयर है, इसी जो 11 ये बुक है, इसी को रिपीट करता है बार बार एग्जामिनर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और ये आपके सिलेबस से रिलेट करता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, कैटलॉगिंग पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, प्लेगोमर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक बुक पब्लिश हुआ था, अ लाइब्रेरियन लुक बैक। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी था SR रंगनाथन जी का, ये ऑटोबायोग्राफी था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि SR रंगनाथन जी का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, ये लाइब्रेरियन लुक बैक। तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो आप इस चीज को
ध्यान में रखिएगा। और इसका एडिटर जो थे ये पीएन कॉल थे, क्योंकि इसका पब्लिकेशन 1992 ईस्वी में किया गया था और इसका पब्लिशिंग जो हाउस था वो एबीसी पब्लिशिंग हाउस था। इस बुक का पब्लिश करने वाला जो पब्लिकेशन था वो था एबीसी पब्लिशिंग हाउस, और पीएन कॉल इसके पब्लिशर मतलब कि एक तरह से एडिटर थे। और 1992 ईस्वी में पूछा जा सकता है कि एस आर रंगनाथन का ऑटोबायोग्राफी कब पब्लिश हुआ, तो 1992 ईस्वी में। किस नाम से हुआ, तो लाइब्रेरियन लुक बैक। देखिए, हो सकता है आपको एक बार में ये सभी चीजें याद न हुआ हो, तो आप दोबारा देखिएगा, और मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपके ऐप पे, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे, तो आप उसे पीडीएफ पे भी क्लिक करके आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब कि एस्थेटिक्स जैसे थोड़ा सा याद करने वाला है कि ये ईयर जो भी था वो, और बाकी जो जनरल चीजें हैं वो सब आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा, और आपको एक अच्छा इनके बारे में जो भी नॉलेज है आपको फुल डिटेल वो मिल गया होगा। बस इनका जो जन्म है वो 12 अगस्त 1892 याद रखना होगा, और 9 अगस्त आपको, जब अगर 12 ना रहे तो 9 रहेगा तभी आपको टिक करना है, दोनों रहे तो 9 आपको करेक्ट करना है। और 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इनके सम्मान में। और 14 से 20 नवंबर तक, 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, लेकिन 14 से 20 नवंबर तक बीच में जो ये सप्ताह होता है ये नेशनल लाइब्रेरी वीक के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरह से डेमो वीडियो था, तो आपको ये सभी जो भी कोर्स बाय किए हैं या नहीं किए हैं उन सबको ये दिखेगा ऐप पे। और आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने 599 रुपया आपको कोर्स का फी रखा है, जो कि सबसे मिनिमम प्राइस है, और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि आपको ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा आपको एक दो ये जो लेक्चर है थोड़ा आपको ऐसा लगा ईयर वाइज है, थोड़ा सा एस्थेटिक्स टाइप से है, लेकिन आगे जो टॉपिक है उसमें आपको कम एस्थेटिक्स रहेगा, थोड़ा सा समझना रहेगा और थोड़ा सी चीज़ें याद रखनी होगी, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आप एक केवीएस एनवीएस या राजस्थान या कोई भी लाइब्रेरियन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक अच्छे स्तर पर चले जाएंगे, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करना काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, वेट ना कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर ज़्यादा कोर्स का जैसे होगा उस तरह हम लोग निर्णय ले सकते हैं, इसका कोर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर सकता है, तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप जरूर शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसके साथ साथ आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आप वहाँ पे सभी लेक्चर प्राप्त कर सकें।